नमस्कार, मैं आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम स्ट्राइक एकांकी की कथा वस्तु पर चर्चा करेंगे और इसके बाद वाले व्याख्यान में हम लोग स्ट्राइक एकांकी की समीक्षा भी करेंगे। इसलिए सबसे पहले समीक्षा के पहले एकांकी के कथा वस्तु को जानना आवश्यक हो जाता है। तो शुरू करते हम लोग। स्ट्राइक के एकांकीकार भुवनेश्वर एक सफल एकांकीकार है। यह मध्यवर्गीय समाज के जनजीवन के चरित्रों और समस्याओं के धरातल पर आधारित राष्ट्रीय एवं राजनीति का समन्वय प्रतीत होता हुआ एकांकी है। इसमें मध्यकालीन समाज के जनजीवन की भी झांकी मिल जाती है। एकांकी 3 भागों में विभक्त है। इस एकांकी की शुरुआत स्त्री पुरुष के तीसरे पहर की चाय के चुस्की के साथ होता है। वे सुखी संपन्न होते हुए भी असंतोषी है। कार है, बंगला है, सोने की घड़ी है, ताश, सिगरेट, चमचमाते कीमती वस्त्र धारण किए हुए आरामदेह जिंदगी गुजर बसर करते हैं। टहल बहल ऐश आराम से समय व्यतीत हो रहा है। घर का काम करने के लिए नौकर चाकर है। कंपनी के सर्वोसर्वा है, फिर भी उनमें असंतोष है, उनमें बेताबी है, बेचैनी है। आखिर क्यों? मुश्किल से किसी एक दिन नौकर के अभाव में चाय बनानी पड़ती है। शक्ति का उपयोग करने के लिए साधन नहीं है। एकांकीकार ने ऐसे आराम फरमाइशी जिंदगी का खाका खींचा है कि इतना होने के बावजूद उन्हें मात्र एक शाम का खाना खाने के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। यह उसका बड़प्पन नहीं, यह उनकी आरामदेह जिंदगी की सूचक है, उसकी दुर्बलता का प्रतीक है। इससे उसकी मध्य वर्ग या अभिजात वर्ग की कोई परिपुष्टि नहीं है। वे अपने स्वार्थ की दुनिया में सीमित श्रमिक वर्ग के शोषक हैं, समाज और राष्ट्र के कीड़े हैं। ना उन्हें राजनीति राष्ट्र से संबंध सरोकार है और ना सामाजिक जीवन से और ना ही दुनियावी जिंदगी से। वे मात्र सुखी वैभव जीने के लिए प्रयासरत है। पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने में वे अभिभूत है। पश्चिमी सभ्यता में हावी होते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जैसे उनका छोड़ देने का प्रयास। इस सोच विचार में वे ना पूर्णतः पश्चिमी है और ना भारतीय। वे पेंडुलम की भांति इधर से उधर हो रहे हैं। यह स्पष्ट है कि जिस समय स्ट्राइक एकांकी का प्रकाशन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, देश पराधीन था, चारों ओर हाहाकार मची हुई थी, देश की जनता कर के बोझ से कराह रही थी। ऐसे समय में समाज के कुछ विलासी लोग को तनिक भी चिंता नहीं थी। वे ताश जैसे घिनौने खेल में लिप्त थे जो बेकार है, भोग का प्रतीक है। दुनियावी सरोकार से जैसे उन लोगों को कोई संबंध ही नहीं, कोई उन्हें वास्ता ही नहीं है। बस वे अपने स्वार्थ में खोए हुए थे। हर चीज़ में बस अपने ही स्वार्थ को ढूंढना उनकी प्रवृत्ति रही थी। दुनिया के लिए ना वो कुछ देना चाहते थे
और ना ही लेना चाहते थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ मौजूद था। ऐसी छोटी बड़ी जीवन की तमाम झांकी इस एकांकी में आपको दिख जाएंगे, और जो एक तरह से सत्य भी है। भुवनेश्वर ने जिंदगी को तीखेपन और कड़वाहट में ही देखा था, इसलिए समाज के प्रति प्रबल आक्रोश और उग्र विद्रोह का भाव भी इस एकांकी में प्रकट हुआ है। कथावस्तु की हम बात करते हैं। कथावस्तु की शुरुआत स्त्री पुरुष के खाने के कमरे में तीसरे पहर की चाय पीने से शुरू होती है। आज दोनों नौकर छुट्टी में हैं, अतः मेम साहब को चाय बनानी पड़ी। बहुत बड़ी बात है। पुरुष कंपनी का सर्वे सर्वा है, उन्हें मीटिंग में जाना है और मीटिंग शाम को 8 बजे खत्म होगी। स्त्री बेताब है, बेचैन है, इसलिए तबीयत बनाने के लिए आज वह लखनऊ जा रही है, टहलने के लिए, घूमने के लिए, और वह भी शाम के 10:30 बजे करीब। आखिरी GIP जो बस चलती है उसी से वो आएगी। इनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि शाम का खाना। पुरुष को स्टेशन से सामान बाहर लाने की फरमाइश करता है और कार में टिफिन कैरियर रख देता है। वह अपनी कार को मिल्खीराम के पेट्रोल पंप पर छोड़ने की सोचता है, क्योंकि GIP यहाँ आती है 10:15 पर। पुरुष स्त्री को निहाल के यहाँ पहुँचाने की सोचता है। स्त्री अपनी मनभावन साड़ी पहनती है, सजती संवरती है, मेकअप करती है। जब पुरुष की निगाह अचानक घड़ी पर पड़ती है, तब समय मीटिंग के लिए हो चुका है और कुछ समय उन्हें ड्यूक कंपनी में भी रुकना है। इसलिए स्त्री को मिसेज निहाल की प्रतीक्षा करो कहता हुआ वो चला जाता है, और यह भी कहता है कि 10:15 पर तुम स्टेशन आ जाओगे। वहाँ से मिल्खीराम तक का रास्ता 5 मिनट है, यानी 10:20, यानी 10:30 तक तुम यहाँ होगी। 10:40 तक हम तुम, यानी वो पुरुष और वो स्त्री टेबल पर बैठकर डिनर करेंगे। यहाँ पहला दृश्य खत्म होता है और दूसरे दृश्य की शुरुआत होती है। दूसरे दृश्य की शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि 3 आदमी, एक युवक और अंत में एक युवक का प्रवेश। टोटल लगभग 4-5 आदमी का है यह दृश्य। 3 आदमी मोटे अधेड़ हैं, बदन पर कीमती वस्त्र है, किंतु उनका मुखमंडल असंतोष और उदासी से भरा है। सभी ताश खेलने में इतना मशगूल है कि रात्रि 8:45 बज रहे हैं। वे पुरुष की प्रतीक्षा करते हुए ताश का पत्ता फेंट रहे हैं। साथ साथ कभी मेरठ षड्यंत्र, कभी समाज, तो कभी हार जीत की चर्चा हो रही है। तत्पश्चात काफ़ी समय हो जाने के कारण सभी अपने अपने घर प्रस्थान करते हैं। यह दूसरा दृश्य था। अब अंतिम दृश्य, तीसरा दृश्य कथावस्तु का। तीसरा दृश्य एकांकी का अंतिम दृश्य है, जहाँ पहले दृश्य का पुरुष और दूसरे दृश्य का युवक का वार्तालाप है। रात का समय है, करीब 9:27। पुरुष को पत्नी के आने का इंतजार के साथ साथ शाम के भी खाने की प्रतीक्षा है। युवक को कोठी कमरे का प्रबंध हो जाता है और वो इत्मीनान है। इसी मौके पर पुरुष
अविवाहित युवक से प्रश्न करता है कि आपने शादी क्यों नहीं की। युवक खामोश सिर झुकाए हुआ है। पुरुष उन्हें समझाते हुए कहता है कि हर एक आदमी को जाति की जिंदगी में दाखिला होना ज़रूरी है। दुनिया साझे की दुकान है और हर एक बालिग आदमी का कर्तव्य है कि इसका साझेदार हो। अगर इस कोशिश में अपनी जान नहीं खपा देते तो आपको मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं है। स्त्री पुरुष तो जीवन के दो मशीन के पुर्जे हैं, इत्यादि बातें हो रही थी और इसके आगे वो और भी कुछ कहना चाहता था। इसी बीच एक चपरासी हाथ में लिफाफा लेकर आता है और वो अपना परिचय देता है कि मैं निहाल साहब का ड्राइवर हूँ। मेम साहब ने कहलवाया है कि वह कल आएंगे। पुरुष का खाना, मकान और कार की चिंता होती है। वह हताश और निराश हो जाता है। अविवाहित युवक उठता हुआ पुरुष से कहता है, आइए मेरे होटल में खाइए, आपकी फैक्ट्री में तो आज स्ट्राइक हो गई। यह रही स्ट्राइक एकांकी की कथा वस्तु और अंतिम पंक्ति कि आपकी फैक्ट्री में तो आज स्ट्राइक हो गई। इसी स्ट्राइक को इसके शीर्षक के रूप में प्रयोग किया गया है। आज हम लोग इस चर्चा को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम लोग इस एकांकी की, स्ट्राइक एकांकी की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।